नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्र सरकार ने कहा कि 2020-21 में खाद्यान्न की खरीद अब तक की सबसे अधिक हुई है खरीद। चालू खरीफ विपणन सत्र के दौरान 869 लाख टन से अधिक धान और रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान 433 लाख टन से अधिक हुई है गेहूं की खरीद। स्टार्टअप्स के जरिए एपीडा राजस्थान में कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए कर रहा है जागरूकता कार्यक्रम। राजस्थान में आजीविका के साधन बढ़ाकर किसानों की आय दोगुना करना है मकसद। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक महासागरीय घाटियों पर बनने वाले उच्च तीव्रता बनी चिंता का विषय। समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ मछुआरे और तटीय किसानों को करना पड़ सकता है भारी नुकसान का सामना। एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था बनास डेयरी ने दूध उत्पादन में सफलता के बाद बिजली पैदा करने के लिए एक अलग सहकारी संस्था बनाने का लिया फैसला। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित डेयरी 50 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पशु और भेड़ पालन विभाग ने किया पशु मेले का आयोजन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य पशुओं की कई नस्लों की हुई खरीद और बिक्री। दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। और अब खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ संरक्षण वन संरक्षण का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का दृष्टिकोण लोगों की भागीदारी के साथ वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करके समावेशी बनाने वाला रहा है, जो कि देश की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या के अखिल भारतीय आकलन के दौरान देश के बाघों वाले राज्यों में वनाच्छादित प्राकृतिक वासों के भीतर तेंदुओं की आबादी का भी अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2018 में भारत के बाघों के विचरण वाले इलाकों में तेंदुओं की कुल आबादी 12,852 थी। ये 2014 की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है, जो कि देश के बाघों वाले 18 राज्यों के वनाच्छादित प्राकृतिक वासों से 7,910 थी। और अब बात करें खाद्यान्न की खरीद को लेकर। सरकार ने कहा है कि 2020-21 में खाद्यान्न की खरीद अब तक की सबसे अधिक रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। खाद्यान्न की वर्ष 2020-21 में हुई रिकॉर्ड खरीदी। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न की सब खरीद किसानों से की गई। बीते साल की तुलना में समान अवधि में एमएसपी पर रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की जा रही है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में गेहूं की हुई सबसे अधिक खरीदी की गई है। पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना समेत कई राज्यों में धान की रिकॉर्ड खरीदी किसानों से की जा रही है। खाद्यान्न की वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड खरीदी की गई थी। इसके साथ साथ किसानों को इसका सीधे फायदा भी पहुंचा है। उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से इसका भुगतान भी किया जा रहा है। बीते साल की तुलना में समान अवधि की बात करें तो एमएसपी पर किसानों से लगातार खरीदी की जा रही है। और अब बात करते हैं मरुस्थलीकरण की शुरुआत की। और इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ाना। इसके साथ साथ जो मरुस्थलीकरण है उसको भी रोकना एक मकसद है, इसीलिए एक अभियान शुरू किया गया है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल ने प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की है और इसका मकसद है कि जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकना। जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में हरित क्षेत्र विकसित करने की शुरुआत है, यानी कि हरित जो क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। प्राथमिक प्रयासों में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने एक पहल की। उस पहल के तहत बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसलमेर के तनोट गांव में बांस के 1000 पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की गई ताकि आने वाले दिनों में इसका रकबा और बढ़ाया जा सके। केवीआईसी के प्रोजेक्ट बोर्ड यानी कि सूखे क्षेत्र वाली भूमि पर बांस आधारित हरित क्षेत्र के हिस्से के रूप में बांस रोपण करना शामिल है। मरुस्थलीकरण को कम करने और स्थानीय आबादी को आजीविका उपलब्ध कराना एक मकसद है। इसके साथ साथ तनोट माता मंदिर के पास 2.50 लाख वर्ग फुट से अधिक ग्राम पंचायत भूमि में बांस के पौधे लगाए गए हैं। इन बांस के पेड़ों के रखरखाव की अब आने वाले समय में जो जिम्मेदारी होगी वो बीएसएफ की होगी।
प्रोजेक्ट भूमि पर विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केवीआईसी के खादी बांस महोत्सव के हिस्से करेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार देगा। कई तरीके के और व्यवसाय वहां पर बढ़ेंगे, जिनमें मरुस्थलीकरण को रोकना, पर्यावरण संरक्षण एक बेहद अहम कदम है। के चेयरमैन हैं विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है, इसका मकसद क्या है और आने वाले समय में ये कितना प्रभावी होगा, खासतौर से मरुस्थलीकरण को रोकने में, सूखे को रोकने में। विनय जी, आपने बहुत ही माकूल सवाल किया है। जी सर। और आपके सवाल का आंसर देने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 14 जून को एक यूनाइटेड नेशंस की हाई पावर्ड कमेटी के सामने जब वो भाषण कर रहे थे, तो उस वक्त कहा था कि इंडिया इज कमिटेड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। जी। वी एम एट रिस्टोरिंग 2.6 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। जी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका। और जो मकसद इसके पीछे वो ये है कि देश में इस वक्त जो है मरुभूमि बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और उसे रोकना जो है सरकार का एक बहुत अहम काम भी है। और यूनाइटेड नेशंस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमिटमेंट किया है। इसके बाद खादी कमीशन ने एक योजना बनाई, बोल्ड, प्रोजेक्ट बोल्ड जिसको कहा गया। प्रोजेक्ट बोल्ड का मतलब है बैम्बू ओएसिस इन द लैंड्स ऑफ ड्राउट। जी। आज हमारे देश के अंदर जो एरिड जोन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। और प्रोजेक्ट बोल्ड का जो मकसद है, उन जगहों के ऊपर बांस के पेड़ों को लगाकर उस मरुभूमि को रोकना और उसके साथ साथ वहां के लोकल लोगों को व्यवसाय के नए आयाम पैदा करना। बांस के बारे में लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बांस का पेड़ सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट में ही हो सकता है, बिल्कुल, कि पूर्वोत्तर राज्यों में, और वो जो है इंडिया के और जो पार्ट्स हैं वहां नहीं हो सकता। मैं इसके बारे में बड़ी विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों को भी यही बताया गया था कि बांस का पेड़ जो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही हो सकता है। पिछले साल खादी कमीशन ने करीब 2000 पेड़ों को आसाम से मंगाया, जिसमें 2 जाति के पेड़ थे, बैम्बूसा तोरडा और बैम्बूसा पॉलीमोर्फा। जी। तो अगरबत्ती और फर्नीचर और उसके साथ साथ पतंग उद्योग में काम आते हैं। उनको हम लोगों ने 500 पेड़ नासिक में लगाए, 500 पेड़ दिल्ली में लगाए, कुतुबगढ़ में लगाए। के बाद ये देखा गया कि ये सारे पेड़ जो हैं लगभग 10 से 12 फीट के हो गए। ये बात प्रूव हो गई कि ऐसा नहीं है कि बांस का पेड़ जो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के एटमॉस्फेयर में ही होता है। और उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपना कमिटमेंट किया यूनाइटेड नेशंस को, तो केवीआईसी ने तुरंत जो है प्रोजेक्ट बोल्ड की स्थापना की और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू किया। सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी तो चलिए खादी ग्रामोद्योग और बीएसएफ के माध्यम से प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत बांस को बढ़ावा दिया जा रहा है, मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में किसानों को भी जागरूक किया जाएगा? क्योंकि जमीन तो किसानों के पास ही है, वो ज्यादा अच्छा बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से बताना चाहता हूँ कि बांस में खूबियां कितनी। और अभी तक जैसा मैंने कहा कि हम लोग उस बात पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते थे कि बांस को हम अपने खेतों में भी लगाएं, किसान भी उसको लगाए। बांस की लगभग 250 जातियां हैं हमारे देश के अंदर, और हर बांस जो है अलग अलग प्रकार के कामों में यूज किया जाता है। भारत सरकार ने 2019 में एक बहुत अहम फैसला लिया, जिसमें अगरबत्ती उद्योग में लगने वाली जो बांस की स्टिक्स थी, जो चाइना और वियतनाम से हमारे देश में आ रही थी, उन पर रोक लगाई जी, जिससे अगरबत्ती उद्योग को बहुत बड़ा फायदा हुआ। बांस की ये बनी हुई स्टिक्स आज देश के अलग भागों में भी बनना शुरू हो गई। बांस को आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग स्टेट से लाया जा रहा था, जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये जो बांस लगाने का जो कार्यक्रम खादी कमीशन ने शुरू किया है, उसके पीछे कई मकसद जी। पहले तो मरुभूमि को जो आगे बढ़ने से रोकना, ग्रीन पैचेस डेवलप करना, और उसके साथ साथ लोकल वहां के जो लोग आदिवासी हैं या लोकल वहां के जो गांव वाले हैं, उनको रोजगार के नए आयाम पैदा करना। बिल्कुल। मैं बांस की इकोनॉमिक्स को भी समझाना चाहूंगा कि जब एक बांस का पेड़ लगाया जाता है
तो 3 साल के बाद जो है वो मैच्योर हो जाता है कल्टीवेशन के लिए जी। और एक बांस का पेड़ जो है 3 साल के बाद लगभग 4 पोल्स को पैदा करता है जी। और एक पोल की जो हाइट होती है वो लगभग 40 फीट एवरेज होती है और उसका एवरेज वेट जो है करीब 25 केजी होता है। तो आप समझ लीजिए कि जो निचला मंडवा में हम लोगों ने 5000 पेड़ आसाम से मंगवाकर लगाए हैं, वो 3 साल के बाद लगभग 20,000 पोल्स को पैदा करें। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, समय की बहुत कमी है, कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि बांस से जुड़े जो कारीगर हैं, चाहे वो डलिया बनाते हो, डोलची बनाते हो, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये आप समझिए कि अहमदाबाद जो है अगरबत्ती बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर है जी। वहां पर पतंग उद्योग का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है और अभी तक ये इसका जो रॉ मटेरियल है, जो स्टिक्स हैं इसकी, वो सारी आसाम या नॉर्थ ईस्ट से ही आती है। ये 3 साल के बाद रॉ मटेरियल इसी तरीके से हम लोगों ने जो अभी बीएसएफ के साथ मिलकर तनोट माता मंदिर के पास 1000 पेड़ों को लगाया है, ये पेड़ भी वहां की मरुभूमि को आगे बढ़ने से रोकेंगे, ग्रीन पैच को डेवलप करेंगे, उसके साथ साथ वो एक टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा। आप सोचिए कि एक ओएसिस अगर क्रिएट हो जाता है, वहां लोग देखने के लिए उसको आएंगे और तनोट माता एक बहुत फेमस टेम्पल है जहां लाखों लोग साल में आते हैं और उसके साथ साथ जब ये पेड़ 3 साल के बाद बड़े हो जाएंगे तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो छोटे छोटे से उद्योग शुरू कर सकते हैं जिसमें खादी कमीशन उनको बहुत साथ दे सकता है। बहुत साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट बोल्ट के तहत मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में जो सूखे की समस्या है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पिछले 4 दशकों के दौरान उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रचंड चक्रवाती तूफानों की तीव्रता में बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है। प्रमुख सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ प्रचंड चक्रवाती तूफानों की बढ़ती तीव्रता, विशेष रूप से मध्य वायुमंडलीय स्तर पर अपेक्षाकृत उच्चतर आर्द्रता, कमजोर वर्टिकल विंड शेयर तथा गर्म समुद्री सतह तापमान जैसे वायुमंडलीय मानदंडों के कारण थी। यह बढ़ोतरी के इस रुझान में ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका का संकेत देती है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और वैश्विक महासागरीय घाटियों पर बनने वाले उच्च तीव्रता का चिंता का विषय है। उत्तरी हिंद महासागर में उच्च तीव्रता वाले तूफान अब अक्सर आने लगे हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों पर भारी नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। समुद्र आधारित वार्ता है। और बात कर्नाटक की करते हैं। उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंगूर उत्पादकों के अंतर्गत अंगूर की खरीद और नर्सरी बनाने के लिए दी गई सब्सिडी से बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ पहुंचा है। और राजस्थान से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एपिडा के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक कार्यक्रम के आयोजन में 430 से अधिक किसानों, छात्रों, व्यापारियों और अन्य संबंधित हितधारकों ने भाग लिया और उन्हें तरह तरह की नई जानकारी खेती से जुड़ी दी गई है। एपिडा के माध्यम से कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने में स्टार्टअप्स के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के किसान, कृषि छात्रों में कृषि निर्यात के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का जो मकसद था वो राजस्थान सरकार से कृषि निर्यात को एक व्यावसायिक अवसर के रूप में अपनाने का आग्रह भी करना था। यानी कि एपिडा के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के जरिए राजस्थान में आजीविका के साधन बढ़ेंगे और किसानों की आय भी बढ़ेगी। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के वाले अवसरों पर बल देना, यानी कि जोर देना था, ताकि रोजगार के और अवसर बढ़े। कार्यक्रम के दौरान एपिडा के अधिकारियों ने कृषि निर्यात के मुद्दों और निर्यात आधारित कृषि आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बारे में भी बताया। वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया गया। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से विशेष रूप से जौ, अरंडी, फलियां, सरसों, अनार, खजूर आदि फसलों की कृषि निर्यात क्षमता पर भी चर्चा की गई। साथ ही कुछ नकदी फसलों की निर्यात संभावनाओं पर भी किसानों से चर्चा की गई। और एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था बनास डेयरी ने दूध उत्पादन में सफलता के बाद बिजली पैदा करने के लिए एक अलग सहकारी संस्था बनाने का फैसला किया है। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित डेयरी 50 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी। इससे 25% बिजली की कटौती कम करने में भी मदद मिलेगी। और वहीं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले वर्ष तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने के लक्ष्य की तुलना में
632 स्कूलों को स्वीकृति दी गई है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में मुंडा ने कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अनुकूल वातावरण में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना है। मुंडा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक आबादी वाले तथा कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की भौगोलिक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 2018 में केंद्रीय क्षेत्र की अलग योजना बनाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय देश भर में ऐसे कुल 367 स्कूल और देश में 92.8% राशन कार्ड आधार नंबर से जोड़े जा चुके, जो एक अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। देश के 92.8% राशन कार्ड आधार नंबर से जोड़े गए हैं। 21,91,00,000 राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 71 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने यह आंकड़ा दिया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत सरकार की कोशिश है कि पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन यानी सुगम लेन देन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि तकनीक के माध्यम से लोग इसका लाभ उठा सके, उनको किसी तरीके की परेशानी न हो। और अब बात करते हैं जल संरक्षण की। जल है तो कल है और बिना पानी सब सूना है। इस तरह के प्रेरक वाक्य आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहावत ही है? आइए वर्षा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास को देखते हैं। धनबाद में मेघ पाइन अभियान के जरिए जल संचयन को लेकर जो प्रयास किया गया है वो अगर व्यापक रूप में जमीन पर उतारा जाए तो बारिश के पानी से जल संकट से बचने की राह तैयार की जा सकती है। पेश है खास रिपोर्ट। वर्षा जल संचयन संरक्षण के क्षेत्र में मेघ पाइप अभियान के अगुवा एकलव्य प्रसाद बिहार झारखंड में एक जाना पहचाना नाम है। प्रसाद कई सालों से जल संरक्षण और भूगर्भीय जल को रिचार्ज करने के अभियान में लगे हैं, जिसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। एकलव्य प्रसाद ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताया कि इस वर्ष अब तक राज्य के 4 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जबकि 6 में कम और बाकी में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई। उन्होंने बताया कि धनबाद जिले के बारतान में अब तक 680 मिलीलीटर वर्षा हुई है, जिसमें ज्यादातर जल को संरक्षित नहीं किया जा सका। खुद के प्रयास की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन लोगों ने धनबाद जिले के बारतान में अब तक तकरीबन 4,77,360 लीटर वर्षा जल का संचयन करते हुए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया। प्रसाद ने कहा कि जल संचयन के अभिनव प्रयोगों से जन सामान्य को भी रूबरू कराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें इसका आइडिया मिल सके। ये 41 डेज में उत्तरायण में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम लोग काम कर रहे हैं 2018 से, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अभी तक ये 680 मिलीमीटर और 41 डेज में जो बारिश रेन वाटर को हार्वेस्ट किया है और उससे हम लोगों ने उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया है। वर्षा जल संरक्षण के वास्ते सामूहिक प्रयास की जरूरत है। शहरी इलाकों में राज्य सरकारों को वर्षा जल संरक्षण के लिए ठोस रणनीति और निगरानी तंत्र बनाने की जरूरत है, जो खानापूर्ति मात्र न हो। राज्य सरकार को शहरों में वर्षा जल संग्रहण को और बेहद स्केल में इसे इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। स्टेट के पास उन्होंने इसे एक नॉन नेगोशिएबल बनाया है जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी बात लाने की बहुत जरूरत है कि शहरी क्षेत्रों में भूगर्भीय जल का ज्यादातर दोहन हो रहा है। उस तुलना में वाटर रिचार्ज को लेकर लोगों में ज्यादा संजीदगी नहीं दिखती। एकलव्य प्रसाद ने कहा कि हमें वर्षा जल को भी संसाधन के रूप में देखने की जरूरत है। हाल के वर्षों में वर्षा जल संचयन संरक्षण को लेकर लोगों का रुझान जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में और प्रयास की जरूरत है, ताकि सभी इस दोहे के मर्म को समझे। मानव रखना याद तू, जल जीवन का मूल, बूंद बूंद संभालना, रखना यही उसूल। धनबाद से अजय कुमार के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पशु और भेड़ पालन विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कल कठुआ जिले के हीरानगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिन के विशाल पशुधन व्यापार मेले का आयोजन किया। पशु और भेड़ पालन विभाग इस तरह के पहले मेले का आयोजन कर रहा है जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य पशुओं के कई नस्लों की खरीद और बिक्री की जा रही है। दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार के हाल के प्रयासों का उल्लेख करते हुए नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि डेयरी उत्पादन से संबंधित कार्यक्रमों को आसान बनाने के लिए पशु और भेड़ पालन विभाग को काफी सुझाव मिले हैं, जिसके अंतर्गत
पिछले वित्त वर्ष में इस कई कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई थी। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2020-21 में खाद्यान्न की खरीद अब तक की सबसे अधिक हुई खरीद। चालू खरीफ विपणन सत्र के दौरान 869 लाख टन से अधिक धान और रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान 433 लाख टन से अधिक हुई गेहूं की खरीद। स्टार्टअप्स के जरिए फिर राजस्थान में कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए कर जागरूकता कार्यक्रम। राजस्थान में आजीविका के साधन बढ़ाकर किसानों की आय दोगुना करना है मकसद। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक महासागरीय घाटियों पर बनने वाले उच्च तीव्रता बनी चिंता का विषय। समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ मछुआरे और तटीय किसानों को करना पड़ सकता है भारी नुकसान का सामना। एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था बनास डेयरी ने दूध उत्पादन में सफलता के बाद बिजली पैदा करने के लिए एक अलग सहकारी संस्था बनाने का लिया फैसला। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित डेयरी 50 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पशु और भेड़ पालन विभाग ने किया पशु मेले का आयोजन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य पशुओं की कई नस्लों की हुई खरीद और बिक्री। दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।